नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गर्व सीरीज। गर्व सीरीज सामान्य अध्ययन का संपूर्ण तैयारी के लिए शुरू किया गया श्रृंखला है साथियों। इसमें इतिहास विषय से हम लोगों ने शुरू किया था। इतिहास में हम लोग आधुनिक इतिहास पे हैं। आज 25वां क्लास है। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। पहले हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं साथियों। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को जन्मे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780। पिताजी का क्या नाम था? महासिंह। किस मिसल के थे? मिसल मतलब साथियों प्रांत होता है। पंजाब सिख क्षेत्र में मिसल प्रांत था, प्रांत को कहते थे। ये किस मिसल से थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है। सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। इन्हीं के पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच साथियों, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अगर हम ना सारे प्रश्नों को देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ये है साथियों, अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1809 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। अभी ये प्रश्न साथियों समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के समय में साथियों अफगान शासक था। अफगान शासक नाम था उसका जमान शाह। जमान शाह। इसने आक्रमण किया था पंजाब पर। पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वापस जा रहा था। वापस जब जा रहा था तो इसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। तोपें थी चिनाब नदी में गिर गई। इस तोपों को चिनाब नदी से निकलवा करके महाराजा रणजीत सिंह ने पुनः अफगानिस्तान भेज दिया जमान शाह के पास। इस बात से जमान शाह खुश हो गया और खुश होकर के उसने पंजाब का क्षेत्र लाहौर लाहौर महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। पूरी बात याद रखिएगा। अफगान शासक और जमान शाह आक्रमण किया पंजाब पर। पंजाब से वापस जा रहा था, उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। इस तोपों को निकलवा करके चिनाब नदी से अफगानिस्तान जमान शाह के पास किसने भेजा? महाराजा रणजीत सिंह। इसी से खुश होकर के जमान शाह ने लाहौर का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद साथियों 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर क्षेत्र को जीत लिया था। अमृतसर को जीता था, विजय किया था। और अमृतसर को जीतने के बाद इन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाई। धार्मिक राजधानी। ये हो गया संपूर्ण बातें इनके बारे में। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर। कब जीता था? 1805 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में। एक और बात, महाराजा रणजीत सिंह हमेशा कहते थे कि ईश्वर ने मेरी एक आंख छीन ली इसलिए कि मैं सबको समान निगाह से देख सकूं, सबको एक दृष्टि से देख सकूं। किसके बारे में कहा गया है? महाराजा रणजीत सिंह। किस भारतीय राजा ने कहा था कि मेरे ईश्वर ने मेरी एक आंख छीन ली ताकि मैं सबको एक निगाह से देख सकूं? वो महाराजा रणजीत सिंह थे। इतनी बातें याद रखिएगा, हम लोग को आगे प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न का उत्तर था लाहौर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? उत्तर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, यह बात साथियों याद रखे रहिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हम देखेंगे, लेकिन आप सभी राजाओं को देखिएगा। सबसे पहले रणजीत सिंह। रणजीत सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। खड़क सिंह। इसके बाद नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह के बाद साथियों शेर सिंह बने थे। शेर सिंह। शेर सिंह के बाद दलीप सिंह, और दलीप सिंह अंतिम राजा थे। महाराजा दलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम राजा थे। इन्हीं के समय में 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन स्लैब, हड़प की नीति, विलय की नीति के तहत सिख राज्य को हड़प लिया या पंजाब राज्य को हड़प लिया, ब्रिटिश भारत में मिला लिया, विलय कर लिया। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा सिख राज्य के अंतिम राजा दलीप सिंह थे। उत्तर यहाँ पर देख लिया जाए, दलीप सिंह उत्तर हो जाएगा।
चौथा प्रश्न पूछा गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी रहा था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजयी रहा था, दूसरा कौन विजयी रहा था, तीसरा कौन विजयी रहा था? श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि, मैसूर की संधि। आइए हम लोग मैसूर राज्य को पूरा देख लेते हैं साथियों। मैसूर राज्य, मैसूर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था साथियों हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली का पुत्र था टीपू। दोनों को याद रखिएगा, दो ही नाम आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान और हैदर अली। मैसूर में राजवंश था वोडियार वंश, वोडियार वंश, वोडियार वंश। इस वंश में राजा था चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। वोडियार वंश का राजा चिक्का कृष्णराज मैसूर का राजा था। इसी के समय में नंदराज, नंदराज और देवराज, नंदराज और देवराज दो भाई थे सेनापति। इन्हीं के समय में हैदर अली सामान्य सेना के रूप में, सैनिक के रूप में अपनी सेवा शुरू करता है और अपनी सैन्य कुशलता से सेनापति बनता है, इसको पदस्थ करता है और फिर मैसूर की स्थापना करता है। मैसूर की स्थापना करके 1755 ईस्वी में साथियों इसने डिंडीगुल नामक एक जगह था, डिंडीगुल जगह पर यूरोपियों की तरह एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किसने किया? हैदर अली। कब किया? 1755। कई बार पूछा है, याद रखिएगा। यही डिंडीगुल है जिसके वजह से अंग्रेज जो है मैसूर को जीतना चाहते थे। मैसूर को जीतने के लिए दो कारण था। पहला, ये मैसूर के जीतने का कारण था डिंडीगुल, और दूसरा कारण था कि जो मैसूर का क्षेत्र था वो दक्षिण भारत में दोनों तट पर था, इधर पूर्वी तट और इधर पश्चिमी तट। दोनों तट के बंदरगाहों पर दक्षिण भारत का कौन सा आधुनिक राज्य था? तो मैसूर राज्य था। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेज चाहते थे ये कलकत्ता से यहाँ के क्षेत्र को जीत ले। ये जीतने के बाद दक्षिण समृद्ध क्षेत्र इनके कब्जे में आ जाएगा और पहला जो था डिंडीगुल शस्त्रागार, इनको खूब सारा आधुनिक शस्त्रागार इनको मिल जाएगा, हथियार मिल जाएंगे। इसलिए मैसूर से युद्ध होता है जो इतिहास में बड़ा फेमस है। 4 युद्ध होता है, 4 युद्ध आप याद रख रहेंगे। हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध। पहला युद्ध साथियों 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ था। यहाँ 66 से 69 लिखा है, आसपास का डेट ही है। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी, नाम यही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा हुआ था 1790 से 1792 के मध्य और चौथा 1799 में हुआ था। पहला जो हुआ था उस समय हैदर अली राजा था, हैदर अली। और अंग्रेज कौन था जिसने युद्ध लड़ा था? तो अंग्रेज था उस समय साथियों वेरलेस्ट, लॉर्ड वेरलेस्ट, लॉर्ड वेरलेस्ट। ये युद्ध की समाप्ति हुई, हैदर अली जीता था प्रथम युद्ध और लॉर्ड वेरलेस्ट हार गया था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कौन जीता था? हैदर अली। इस युद्ध के बाद साथियों मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। किस सन में होती है? तो जब युद्ध समाप्त होता है, यानी कि 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि किसके किसके बीच हुई? मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दूसरा फिर युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज हार नहीं माने थे, एक बार हारने के बाद फिर से अटैक किया। उन लोग को समृद्ध दक्षिण भारत का क्षेत्र दिख रहा था, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दिख रहा था और डिंडीगुल शस्त्रागार दिख रहा था जो 1755 में स्थापित हुआ था। यहाँ 10-15 साल के संघर्ष के बाद भी वो लोग छोड़े नहीं थे। फिर हैदर अली से, और उस समय अंग्रेज जो गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल और हैदर अली राजा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह युद्ध जो है हैदर अली हार गया था साथियों, हैदर अली हार गया था। इसका पुत्र था टीपू सुल्तान, यह युद्ध मोर्चा संभाला टीपू सुल्तान। इसके बाद यहाँ पर संधि होती है साथियों, मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होती है? मैंगलोर की संधि। और कब? 1784 ईस्वी में। मंगलौर की संधि कब हुई है? 1784 ईस्वी में। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। टीपू सुल्तान इसमें रहता है, मैसूर का शासक, और अंग्रेज गवर्नर उस समय कार्नवालिस था साथियों, कार्नवालिस, जिसने 1792-93 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, वही कार्नवालिस। कार्नवालिस और टीपू सुल्तान मैसूर का राजा, यहाँ पर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है श्रीरंगपत्तनम की संधि से। श्रीरंगपत्तनम, श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई ये पूछता है इतिहास में, तो 1792 ईस्वी में हुई।
आप यहाँ डेट देखेंगे साथियों, 1792 में जब युद्ध समाप्त हो रहा है तो संधि से युद्ध समाप्त होता था। श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच। चौथा होता है निर्णायक युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान मारा जाता है, टीपू मारा जाता है। और इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था, वेलेजली। वेलेजली जीतता है, टीपू मारा जाता है। इसके बाद जब राजा नहीं रहता है तो कोई संधि नहीं होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि नहीं होती है। वेलेजली ने 1799 ईस्वी में जब युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद इस राज्य पर सहायक संधि थोप देता है, सहायक संधि लाद देता है। सहायक संधि लाद करके इसको ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। यानी मैसूर राज्य को सहायक संधि के तहत कब मिलाया गया? 1799। और यहाँ पर कठपुतली राजा पुनः से, जो मैसूर का ग्वालियर वंश का राजा था चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज मैसूर राज्य का राजा था, उसको कठपुतली राजा बना करके अंग्रेज बैठा देते हैं। पूरा डिटेल आप याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 66 69 भी सही है। और दूसरा 1780 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799। पहले में अंग्रेज था बेरलेस्ट, दूसरे में अंग्रेज हेस्टिंग, तीसरे में कार्नवालिस, चौथे में वेलेस्ली। टीपू की मृत्यु कब होती है? 1799। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1780 में। 1780 के बाद टीपू सुल्तान मोर्चा संभालता है और मंगलौर की संधि करता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध से मद्रास की संधि, दूसरे से मंगलौर की संधि, तीसरे से श्रीरंगपत्तनम की संधि। ये अगर भूल रहा है आप में से जो भी विद्यार्थी पहले से पढ़े हैं तो याद करने का हिंट हम दे रहे हैं। 3 अक्षर मद्रास, 4 अक्षर मंगलौर और 5-6 अक्षर श्रीरंगपत्तनम। मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपत्तनम 3 हुआ। और चौथा में कोई राजा नहीं था, संधि नहीं होता है। तो अब कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा मैसूर राज्य से तो आप इस एक प्रश्न की मदद से सारा प्रश्न कर लेंगे। तो हमसे पूछा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में कौन विजयी रहा? आप बता देंगे हैदर अली विजयी रहा था। तो यहाँ देख लेते हैं हम, हैदर अली विजयी रहा था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? उत्तर क्या करेंगे आप? हैदर अली। उस प्रश्न को ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, आप लगभग मैसूर के सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। छठा प्रश्न पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? टीपू सुल्तान की राजधानी थी जहां पर तीसरा युद्ध होने के बाद संधि होता है, श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान की राजधानी में हुई थी साथियों। उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपत्तनम। सातवां प्रश्न पूछा गया है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? साथियों, भारतीय शासक मैसूर के शासक टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर जनरल था, उसी दौरान टीपू सुल्तान मारे गए 1799 में। और सहायक संधि लाद दी जाती है, सहायक संधि लाद दी जाती है मैसूर पर। किस सन में? तो 1799 ईस्वी में। यह सहायक संधि कब शुरू हुई थी? 1798 में। ये सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि के तहत सबसे पहला 1798 में कौन सा राज्य मिला था? तो स्वतः से ही स्वेच्छा से हैदराबाद का निजाम था, उसने वेलेस्ली से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश भारत में मिल गया था। और बाकी आप देख रहे हैं कि मैसूर संघर्षों के बाद जबरदस्ती सहायक संधि में मिलाया गया वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि क्या था इसको समझिएगा साथियों। वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि शुरू किया। सबसे पहला हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार किया 1798 में। 1799 में मैसूर राज्य को सहायक संधि के तहत मिला लिया वेलेस्ली ने। सहायक संधि क्या था? सहायक संधि के तहत ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, कि भारतीय राजा महाराजा सहायक संधि अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो उनको अंग्रेजी सेना मिलेगी, आधुनिक सेना मिलेगी, अत्याधुनिक हथियार मिलेगा, ताकि युद्ध के दौरान और बाह्य आक्रमण के दौरान वो अपनी सुरक्षा अच्छे से कर सके। बदले में उनको धनराशि देनी होगी, सैलरी देना होगा, पेंशन देना होगा। महंगे दाम पर पेंशन और वेतन देने के परिणाम स्वरूप भी जब युद्ध और आपदा होता था तो अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई सेना थी वो काम नहीं आती थी। अंग्रेज, मान लीजिए अंग्रेज से ही संघर्ष हो रहा है और अंग्रेजी सेना ही हम लिए हुए हैं, तो फिर वो सेना भारतीय राजाओं के साथ क्यों लड़ेगी? जब मुख्य समय आता था लड़ाई का तो वह सेना साथियों भाग करके अंग्रेजों के पास चली जाती थी। 2 साल 3-4 साल तक भारतीय नवाब, राजा महाराजा उनको वेतन देते थे, खिलाते पिलाते थे, और जब असली टाइम होता था तो अंग्रेजी सेना नहीं साथ देती थी। इसलिए सहायक संधि कोई भारतीय राजा महाराजा नहीं स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद इसने स्वीकार किया था।
8वां प्रश्न पूछा गया है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इसका डिटेल देखिएगा। सरधना कहां पर है? मेरठ में। मेरठ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश सरधना में बेगम समरू के द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया। उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सरधना। ध्यान से देखिएगा इस बात को। बेगम समरू जो है आरंभ में एक नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी। बाद में यह शासिका बनी, शासिका। और भाड़े का सैनिक तैयार की। भाड़े का सैनिक किसने तैयार किया? बेगम समरू। भाड़े का सैनिक तैयार किया। इसने एक चर्च का निर्माण किया। बेगम समरू आरंभिक नाम था, बाद में इसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। और ईसाई धर्म में भी कौन सा संप्रदाय स्वीकार किया? कैथोलिक। कैथोलिक, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदाय होता है ईसाई में, तो इसने कैथोलिक, कैथोलिक ईसाई धर्म स्वीकार किया और एक चर्च का निर्माण कराया यहाँ पर सरधना में। यही है वो चर्च। अच्छा, पूछा जाए कि समरू का नाम क्या हो गया जब इसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया? तो इसका नाम हो गया साथियों जोआना नोबोलिस। जोआना नोबोलिस। जोआना नोबोलिस कौन थी? तो ये बेगम समरू का आरंभिक बाद में नाम था। आरंभिक नाम तो बेगम समरू हो गया, बाद में नाम जोआना नोबोलिस हो गया। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। एक होता है साथियों गवर्नर, और एक होता है गवर्नर जनरल, और एक शब्द आपको मिलेगा वायसराय। सारा बात पूरा पोस्टमार्टम इस शब्दों का देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। गवर्नर सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया, और वो भी बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार शुरू हुआ, इसलिए बंगाल का गवर्नर पहले बना था। बंगाल का गवर्नर 1765 ईस्वी में कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर। फिर 1773 ईस्वी में साथियों रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहां पर एक नया पद आया, बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में मद्रास और बंबई के गवर्नर आए। फिर आगे 1833 में चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। फिर आगे साथियों 1857 में विद्रोह होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। 1857 की क्रांति होती है, जिसके बाद 1858 में एक नया पद आता है वायसराय। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, क्रांति होती है। लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। वायसराय का मतलब होता है ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि। ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था। क्या था ये साथियों? 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, उपनिवेश थे। और 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी, ये 90 साल हम ब्रिटेन के डायरेक्ट गुलाम थे। 1857 कर लीजिएगा, वही 1858 से वायसराय का नया पद आया, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। और इसे जब कंपनी का ये काम व्यापारिक काम करता था तो इसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल और वायसराय पहला कौन था? 1858 में लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। सारी बात याद रख लीजिएगा, उत्तर भी देख लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 10वां प्रश्न पूछा गया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कब? तो देखिएगा पूरी बात। सबसे पहले 1784 ईस्वी, 1784 ईस्वी विलियम जोन्स नाम का एक अंग्रेज विद्वान था, विलियम जोन्स। इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका मुख्यालय कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य था जो भी भारतीय पुस्तकें, समाचार पत्र हैं, उनका अनुवाद करना। भारतीय पुस्तकों का अनुवाद, भारतीय पुस्तकों का अनुवाद।
इसी संस्थान के द्वारा साथियों पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, भागवत गीता का अनुवाद किया गया, महाभारत का अनुवाद किया गया। भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के लिए कौन सा संगठन स्थापित हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मुख्यालय कोलकाता। किसने स्थापना किया? विलियम जोन्स। किस सन में हुआ? 1784। गवर्नर जनरल कौन था इस समय? आप अभी पढ़े हैं साथियों, 1780 से लेकर के 1784 में द्वितीय युद्ध होता है आंग्ल मैसूर का, तो उस समय कौन था? वही था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इस दौरान था, इस सन में। उत्तर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, बी उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर 1765 ईस्वी बनता, इसी ने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765। ये समाप्त कब होता है? 1772। किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया और अगले साल 1773 में पहला कानून आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। द्वैध शासन क्या था? दो राजा, एक भारतीय राजा और एक अंग्रेज राजा। भारतीय राजा जो थे इनको निजामत का अधिकार दे दिया गया, यानी इनके पास खाली कर्तव्य रहेगा, खाली ड्यूटी रहेगा, और इनके पास दीवानी का अधिकार दे दिया गया, यानी कि ये भू राजस्व वसूलेंगे, पैसा इनके पास रहेगा और जिम्मेदारी ये निभाएंगे। यही था द्वैध शासन साथियों। 12वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? साथियों महाभियोग उसको उसके पद से हटाने के लिए चलाया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से पहले इसने इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार यह महाभियोग पूरा नहीं हो पाया था। क्या ऐसा कोई गवर्नर जनरल था जिसको महाभियोग प्रस्ताव लगाकर हटाया गया? नहीं साथियों। अंग्रेजों के समय में भी कोई भी राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर जनरल को आप हिंदी में राष्ट्रपति कह सकते हैं साथियों। गवर्नर जनरल राष्ट्रपति कोई ऐसा नहीं था अंग्रेज जमाने में जिस पर महाभियोग लगाकर हटाया गया। और वर्तमान में भी संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में कोई राष्ट्रपति नहीं जिनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। थोड़ा सा एक शब्द आपको अद्भुत लग रहा होगा, राष्ट्रपति। हम समझाते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं, गवर्नर। और गवर्नर जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो उसके अधीन में गवर्नर लोग आ गए, यानी कि गवर्नर जनरल। गवर्नर का मतलब राज्यपाल हुआ और जनरल का मतलब हुआ महा। तो महाराज्यपाल किसको कहा जाता है देश में? राष्ट्रपति को ही कहा जाता है साथियों। गवर्नर मतलब राज्यपाल और गवर्नर जनरल का मतलब हो गया महाराज्यपाल, और महाराज्यपाल इज इक्वल टू राष्ट्रपति। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ये गवर्नर जनरल ना, इसको आप अंडरस्टूड रखे रहिएगा कि इसका मतलब हुआ ये राष्ट्रपति। और इसी राष्ट्रपति, बंगाल का जो राष्ट्रपति था उसी के अंतर्गत बंबई और मद्रास के राष्ट्रपति आते थे ना साथियों। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाया जाता है। कोई भी हमारे देश के राष्ट्रपति ने जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। गवर्नर जनरल अंग्रेजों के जमाने में ये था, इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। इसने पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। वारेन हेस्टिंग्स नाम याद रखिएगा। ऐसे ही एक प्रश्न पूछ दे आपसे कि जो अंग्रेज थे वो सब ईसाई थे। अंग्रेज जितने भी गवर्नर जनरल थे सब ईसाई थे। एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था वो एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल। एकमात्र महाभियोग जिसके ऊपर चला वो वारेन हेस्टिंग्स था। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। प्रवर्तन मतलब उसको लागू करना। उत्तर हो जाएगा साथियों कार्नवालिस। कार्नवालिस ने भारत में भारतीय लोक सेवा की शुरुआत की, प्रवर्तन किया, लागू किया। कार्नवालिस के बारे में याद रखिएगा। कार्नवालिस की मृत्यु हुई भारत में और इसे गाजीपुर में दफनाया गया। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। कार्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उसी का नाम है स्थायी बंदोबस्त का। हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर, बनारस की बहन, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में है, गाजीपुर। 15वां प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। इसी ने 1798 में जैसे ही सहायक संधि शुरू हुआ, जिस सन में शुरू हुआ उसी सन में इसने स्वीकार कर लिया। कब? 1798 में स्वीकार कब किया? 1798 में। किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। 16वां प्रश्न पूछा गया है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था साथियों। अंग्रेजों से और नेपाल राज्य से युद्ध हुआ था। 1814 में यह युद्ध शुरू हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर था उस समय, गवर्नर जनरल था। और यह युद्ध समाप्त किस संधि से होता है? तो सुगौली की संधि।
अब ये भी प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछेगा। सुगौली की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है, लॉर्ड हेस्टिंग लड़ता है, 1814 में यह युद्ध शुरू होता है। उत्तर देख लीजिएगा यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। साथियों ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है 1814-15 में, और वो वारेन हेस्टिंग्स था साथियों। सुगौली की संधि कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई। यहाँ उत्तर चेक कर लीजिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। 1815 में सुगौली की संधि किस युद्ध के बाद होता है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि होती है। वो युद्ध कब शुरू होता है आंग्ल नेपाल? तो 1814 में शुरू होता है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? उत्तर देखिएगा, कैप्टन स्लीमैन, कर्नल या कैप्टन स्लीमैन ने भारत में ठगी प्रथा का दमन कर दिया था। ठगी प्रथा किस सन में? 1837 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठगी प्रथा का किसके प्रयासों से हुआ था? तो कैप्टन या कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से हुआ था, सन 1837 ईस्वी। 19वां प्रश्न पूछा गया है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए 1829 में कानून लाया। 1829 में कौन सा अधिनियम था? 17 अधिनियम था। अधिनियम 17 के तहत भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा किसके प्रयासों से प्रतिबंधित हुआ? नाम पूछ दे तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया। सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। 20वां प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो देखिएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा इसका डी, कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया, और यही अवध को हड़पना महंगा पड़ गया। देखिएगा पूरी कहानी। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में शुरू किया एक व्यवस्था जिसको कहते हैं हड़प की नीति। हड़प की नीति, हड़प की नीति, इसे विलय की नीति भी कहा जाता है। विलय की नीति, हड़प की नीति या विलय की नीति, इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन्स लैब कहा जाता है। डॉक्ट्रिन्स लैब कहा जाता है। इसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। अभी समीक्षा अधिकारी पूछा गया था साथियों, हर एग्जाम में यहाँ से एक आध प्रश्न अमूमन पूछ देता है, सामान्यतः पूछ देता है। 1848 में महाराष्ट्र का सतारा सबसे पहले डलहौजी ने हड़पा था इस नीति के तहत। किस सन में? 1848 में। फिर 1849 में हड़पा गया साथियों जयपुर। 1800 फिर 50 में हड़पा गया बघाट को, 1850। फिर 1852, 1853 और 1854 इसको याद रखिएगा। उदयपुर, झांसी, नागपुर। इसके बाद 1856 में अवध को हड़पा गया, और अवध को हड़पने के बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। क्या कारण था? तो थोड़ा सा कारण इतिहासकार कहते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वहां पर सबसे ज्यादा जो सेना के जवान थे वो अवध के क्षेत्र से थे। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, इन सब क्षेत्रों से सबसे ज्यादा सैनिक थे। वहां पर जब इन लोगों को खबर मिला सैनिकों को कि उनके क्षेत्र के अवध के राजा को गलत तरीके से बैड गवर्नेंस का आरोप लगा करके हटाया गया, नवाब वाजिद अली शाह थे, नवाब वाजिद अली शाह। इनके बारे में कहा जाता है साथियों की ग्रंथियों में कि जब अंग्रेज आए थे इनके राज्य को मिलाने, हड़पने के लिए, तो इनके दरबार से सभी दरबारी भाग गए थे। ये बैठे थे अपने सिंहासन पर। अंग्रेजों ने आकर के पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, आपका भरपूर मौका था। तो इन्होंने कहा कि जूता पहनाने के लिए कोई बचा ही नहीं था, कि हम कैसे जूता पहन के भागते। यानी इतने बड़े नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। कुप्रशासन का आरोप, ये क्या था? थोड़ा सा इससे अलग है। पूरी बात, पूरी कहानी, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हड़प की नीति क्या था? अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई भारतीय राजा है, उसका अगर पुत्र नहीं होता है तो वह किसी उत्तराधिकारी को, किसी मतलब गोद लिए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगे। किसी गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगे। ऐसे याद रखिए आप कि झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके पति का निधन हो गया था, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था।
बच्चे की गोद लिया, अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी, ब्रिटिश भारत सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी, इसीलिए झांसी की रानी ने रिवोल्ट किया था। अब ये जितने भी राजा आपको दिख रहे हैं, राज्य दिख रहे हैं, ये सब यही इनके ऊपर आरोप था कि इनका कोई अपना खून नहीं था, इनका कोई अपना वंशज नहीं था, इसलिए इनके मरने के बाद इनके क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। इसी को कहा गया डॉक्ट्रिन स्लैप या विलय की नीति या हड़प की नीति, ये सब में वही था। लेकिन अवध को जो है हड़प नीति के तहत हड़पा गया, लेकिन अवध में ये व्यवस्था नहीं थी। अवध में कहा गया कि वहां पर बैड गवर्नेंस है, कुप्रशासन है, वहां पर शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए हम उसको मिला रहे हैं। 1856 ईस्वी में अवध को हड़पा गया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। 21वां प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? सतारा। ये हूबहू प्रश्न पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में। किस सन में? तो 1848 ईस्वी में, और पूरा डेट आपको पिछले प्रश्न में मिला था, आप देख लीजिएगा। ये उत्तर हमारा सतारा है। सतारा किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में साथियों। 22वां प्रश्न पूछा गया है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारतीय राज्य में मिला लिया था। अच्छा, ये तो अंग्रेजों के जमाने की बात हुई, फिर सिक्किम स्वतंत्र हो गया था। फिर बाद में साथियों 1975 में 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य का दर्जा कब दिया गया? 35वां संविधान संशोधन 1975, और अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन से 1976 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 22वां पूर्ण राज्य बना था। यहाँ संयोग से प्रश्न नंबर भी 22वां है ना साथियों। सिक्किम भारत का कौवा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। सिक्किम का भारत में विलय अंग्रेजों के समय में भी हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद इस सन में विलय हुआ था। संवैधानिक प्रावधान ये था। 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। पूरा डेट देखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय में रेलवे शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी था। वही जो हड़प की नीति पे हड़पा था, यही वो है जो डाक व्यवस्था शुरू किया, रेल व्यवस्था शुरू किया, तार व्यवस्था शुरू किया था। इसी के समय में महिला शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इसी के समय में साथियों पहली बार शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था, जिसका नाम था वुड डिस्पैच। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को इसी ने किया था। और पहली जो ट्रेन चली थी वो बंबई से ठाणे के बीच चली थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कितने किलोमीटर की दूरी में चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली ट्रेन चली थी साथियों। 34 इसमें 3 इंजन थे। 3 इंजन कौन कौन थे? सिंधु, साहब और सुल्तान। सिंधु, साहब और सुल्तान। सिंधु, साहब और सुल्तान 3 इंजन था इसमें। कौन सी कंपनी ने चलाया था? द ग्रेट पेनिनसुला कंपनी। द ग्रेट पेनिनसुला। द ग्रेट पेनिनसुला कंपनी के द्वारा भारत में पहली रेल चलाई गई थी। 24वां प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? द ग्रेट पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। पेनिनसुला का मतलब होता है साथियों प्रायद्वीप। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे शुरू किया था भारत में पहली रेल यात्रा। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ध्यान से देखिएगा। 1856 ईस्वी में एक कानून बनता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में कानून कब बनता है? 1856 में। अधिनियम था 15। अधिनियम 15 के तहत यह कानून बनता है विधवा पुनर्विवाह। पहले क्या था, विधवा हो जाती थी कोई महिला, या तो सती होती थी उसके पति के मरने के बाद, या तो फिर उसे समाज से दूर कर दिया जाता था श्वेत वस्त्र धारण करके, उनका पुनर्विवाह नहीं होता था। इस समय के बाद पुनर्विवाह का कानून बना। किसके प्रयासों से बना था, ये भी प्रश्न पूछता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अधिनियम 15 के तहत यह विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, जो कि लागू कब हुआ? आगे चलकर 1857 में कैनिंग के समय में लागू होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय में यह अधिनियम क्रियान्वित होता है। बनता किसके समय में? इसके समय। यहीं से अमूमन प्रश्न गलत हो जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में लागू हुआ, क्रियान्वित हुआ? तो कैनिंग के समय में। बना किसके समय में? डलहौजी के समय में। किसके प्रयासों से बना? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किस अधिनियम में बना? अधिनियम 15 के तहत बना।
तो साथियों ये था आज का 25वां गर्भ सीरीज का क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? बहुत खास था और बहुत कठिन परिश्रम से बनाया जाता है। तो इसलिए साथियों आपसे अनुरोध है कि अपने चैनल को सपोर्ट करें, अपने चैनल के वीडियो को शेयर करें। जो साथी नए हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एग्जाम इतिहास विषय और संविधान विषय से देना चाहते हैं, वो जरूर अपने वीडियो को देखिएगा, अपने क्लास से जुड़ जाइएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी भी आप पढ़ते रहिए, पीसीएस तक के लिए हम लोग जीएस पढ़ते हैं। आप वनडे का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, ये कभी मत सोचिएगा कि यह प्रश्न जो है खाली पीसीएस का है, पीसीएस में आएगा ना साथियों। मुहर थोड़े लगा है, बैनामा थोड़े नहीं हुआ है कि प्रश्नों पर कि ये आयोग पूछेगा वो आयोग नहीं पूछेगा। आप पूरा संपूर्ण सिलेबस ऐसे ही पढ़ते रहिए। 3-4 महीने का समय आपसे मांगे, 3-4 महीने में आपका पूरा जीएस कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।